Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन ए का यानी कि 2018 का पेपर 2 का सेक्शन ए का 15 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें हम अभी तक पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके सर्च करके आप देख सकते हैं, ठीक है। उस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 15 मार्क्स का और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न प्रकार की अधिकारिता का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। देखिए, वो सिंपल एक ही चीज़ पूछ रहा है आपसे, 4 चीज़ें नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन एक चीज़ पूछ रहा है आपसे या 2 बातें पूछ रहा है या 4 बातें पूछ रहा है। वो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारा भारत का संविधान है उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें विभिन्न प्रकार की अधिकारिता के बारे में दिया गया है, ठीक है। जब हम सुप्रीम कोर्ट को स्टडी करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं यानी कि जो उसके अधिकार हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं और उन्हीं अधिकारों का विश्लेषण प्रस्तुत करना है, यानी कि वो उनके अधिकारों के विश्लेषण के बारे में ही वो आपसे पूछ रहा है। यदि आपको इस चीज़ के बारे में पता है तो सिंपली आप आंसर बहुत अच्छा फ्रेम कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं फिर शुरू करते हैं आंसर। इंट्रोडक्शन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान ने एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की है। एकीकृत न्यायपालिका का तात्पर्य है सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के नीचे हर राज्य में अपना एक हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय है, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हमें देखने को मिलता है साथ ही साथ में। लेकिन ठीक है, जब हम स्पेसिफिकली भारतीय संविधान के भाग 5 को हम पढ़ते हैं तो 5 में हम आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, उसकी स्वतंत्रता और न्याय क्षेत्र और शक्तियां और प्रक्रियाओं के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। ओके गाइज, तो इस प्रकार से आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन आप प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपको 2 या 3 मार्क्स आपको इंट्रोडक्शन में ही मिल पाएंगे आसानी से। तो इस प्रकार से आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम बॉडी पार्ट की, ठीक है। देखिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करते हैं अधिकारिता के बारे में। देखिए, अधिकारिता क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अधिकारिता के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा, देखो, भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं, है ना, और इसको अपील का अंतिम न्यायालय भी कहा जाता है ना। साथ ही साथ संविधान और भारत के नागरिकों के अधिकारों का व्याख्या और गारंटर भी इसको कहा जाता है। तो इसलिए हम ये सारी की सारी अधिकारिता जो है इसको हम अधिकारिता के अंतर्गत हम रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट करके, सारे के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है मूल क्षेत्र अधिकार। देखिए, आपको पता होगा जब भारत में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है या फिर विवाद की स्थिति में संघीय न्यायालय की तरह ये कार्य करता है, यानी कि संघीय न्यायालय की तरह ये निर्णय देता है। अब विवाद की स्थिति कैसी हो सकती है? देखो, विवाद की स्थिति केंद्र और राज्यों के बीच में हो सकती है, या फिर केंद्र और साथ में कई राज्यों के बीच में भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार के द्वारा कोई बिल लाया गया और उस बिल का समर्थन नहीं है राज्यों को समर्थन नहीं मिल रहा है तो राज्यों से इनकार करेंगे, सिंपल है ना। तो इस प्रकार से एक या एक से अधिक राज्यों की असहमति भी हमें देखने को मिलती है केंद्र के साथ में। इस प्रकार के डिस्प्यूट जब होते हैं, इस प्रकार के विवाद होते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में भी हो सकता है। जब इस प्रकार के विवाद हमें देखने को मिलते हैं तो इस प्रकार के विवादों का जब निपटारा होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर्स जो है, यानी कि मूल क्षेत्राधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो मूल क्षेत्राधिकार के तहत इन सारे के सारे डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करती है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 1961 का मामला है, पश्चिम बंगाल का मामला है ना। पश्चिम बंगाल ने पिटीशन फाइल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, है ना, और संसद ने क्या किया था उस टाइम पर? संसद के द्वारा एक बिल पारित किया गया था, है ना, कोयला खदान क्षेत्र अधिनियम 1957, है ना। तो इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी किसने? पश्चिम बंगाल की सरकार ने, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा इसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। और उसके बाद फिर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध माना और उसको
कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर दिया, वो एक अलग बात है। हाँ, यदि उसको लगता है कि सही चीज़ है तो वो इम्प्लीमेंट करेगी, और नहीं लगता है तो वो हटा देगी। तो इस प्रकार के जो विवाद होते हैं, इस टाइप के विवादों में कहीं ना कहीं मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सो आई होप इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। देखिए, आपको पता हुआ संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक, नागरिकों के मूल अधिकार जो होते हैं उनके रक्षक और गारंटर के रूप में स्थापित किया है सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि हाई कोर्ट को भी किया है, जैसे कि कई प्रकार के जो मौलिक अधिकार होते हैं, जैसे आपको पता होगा हम रेट के बारे में डिस्कस करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, चाहे परमादेश हो, उत्प्रेषण हो, प्रतिषेध हो, चाहे वो अधिकार परीक्षा हो, है ना, आदि पर न्यायाधीश जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी किया जा सकता है, हाई कोर्ट के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, और अब तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी ये कर सकते हैं, इनको भी एक तरह से परमिशन दे दी गई है। ठीक है, साथ ही साथ में आपको पता होगा, देखो, जब किसी नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा होता है तो वह सीधा उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय में वो जा सकता है। ठीक है, जैसे हम न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार के मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार ज़्यादा विस्तृत होता है। देखिए, उस सुप्रीम कोर्ट को इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं जितनी ज़्यादा हाई कोर्ट को पावर्स हैं। किसके मामले में? न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार के मामले में स्पेशली। सो दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपीलीय क्षेत्र अधिकार। ये क्या होता है? देखिए, अपीलीय क्षेत्र अधिकार का तात्पर्य होता है संवैधानिक मामलों में अपील। ठीक है, चाहे वो दीवानी मामलों में अपील हो, है ना, चाहे वो आपराधिक मामलों की अपील हो, और चाहे वो विशेष अनुमति द्वारा अपील हो। तो इस प्रकार की जो अपीलें हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं हम अपीलीय क्षेत्र अधिकार, यानी कि कई प्रकार से अपीलीय क्षेत्र अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। देखिए, जब हम आर्टिकल 143 पढ़ते हैं तो उसमें हमें पढ़ने को मिलता है संविधान का। जब हम संविधान को स्टडी करते हैं और उसमें आर्टिकल 143 जब हम स्टडी करते हैं स्पेशली, तो उसमें हमें उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को 2 प्रकार की सलाह देने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार का हमें पढ़ने को उसमें मिलता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा? देखो, पहला तो है सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न हो तो वो एक तरह से सलाह का काम करता है सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा पूर्व संवैधानिक संधि हो, समझौते हो, इस प्रकार के विवाद जब उत्पन्न होते हैं तो ऐसे टाइम पर भी वो कहीं ना कहीं सलाहकारी की भूमिका निभाता है। देखिए, सलाहकारी का तात्पर्य यह है कि वो सिर्फ सलाह दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, मनमर्जी तो राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है ये, है ना। राष्ट्रपति इसको स्वीकृत कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, है ना, और इसको कहीं ना कहीं इग्नोर भी कर सकते हैं। सो डजेंट मैटर, है ना, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन ये है कि सलाहकारी क्षेत्र अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिलेख का न्यायालय। अभिलेख का न्यायालय क्या होता है? देखिए, अभिलेख का न्यायालय, देखो, सुप्रीम कोर्ट को 2 शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, एक तो है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और उसके जो जजमेंट होते हैं, जजमेंट यानी कि जो फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, है ना, इनको सार्वजनिक अभिलेख या फिर साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स होती हैं उनको साक्ष्य और अभिलेख के रूप में हमेशा रखते हैं। कभी दोबारा से यदि ज़रूरत पड़ जाती है तो उनको फिर से निकाला जाता है। ठीक है, सो दैट्स पॉइंट। नेक्स्ट, इनके पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार होता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है और आप उसको नहीं मानते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से इग्नोर करते हैं कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो है वो सही है, तो कहीं ना कहीं आपको दंडित किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है, यानी कि न्यायालय की अवमानना करने पर वो दंडित करने का उसको अधिकार है। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा 6 सकती है ना, 2000 से भी ज़्यादा आपको फाइन देना पड़ सकता है। देखिए, न्यायालय की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार जो है ना, वो आपको पता होगा 1991 में अमेंडमेंट किया गया था, 1991 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हाई कोर्ट को भी ये परमिशन दे दी है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं जिनको हम अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, इनके पास भी है ना, यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यदि कोई जजमेंट है उसका आप उल्लंघन करते हैं जानबूझ के, तो आपको कहीं ना कहीं दोषी ठहराया जा सकता है। सो दैट्स पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या होती है? देखिए, इसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है ना, और इसमें वह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी हो चाहे वो कार्यकारी हो, है ना, आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं क्या है ये। कोई भी नियम या कानून गैर संवैधानिक पाए जाने पर, फिर से बताता हूँ मैं आपको, कोई भी नियम हो, कोई भी कानून है, यदि वो गैर संवैधानिक पाया जाता है
तो न्यायालय द्वारा इसको असंवैधानिक या फिर अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है, उसके बाद सरकार द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता। सिंपल, मतलब बात समझ में आई। बात कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मान लीजिए केंद्र सरकार के द्वारा या फिर किसी राज्य सरकार के द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है, कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन करता है, यानी कि संविधान के जो नॉर्म्स हैं, संविधान में जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों पर खरा नहीं उतरता है, वो गैर संवैधानिक पाया जाता है, उसकी यदि न्यायिक समीक्षा की जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, और वो न्यायिक समीक्षा में यानी कि उसका टेस्ट किया जाता है। एक तरह से सिंपल भाषा में यदि हम बात करें, यानी कि उसका जब टेस्ट किया जाता है, न्यायालय की भाषा में हम उसको न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ठीक है, और यदि हम नॉर्मल भाषा में कहें तो यदि एक तरह से उसका जब टेस्ट किया जाता है, उस कानून का टेस्ट किया जाता है, और यदि वो कानून ऐसा है जो संवैधानिक आधार पर सही नहीं है, तो उसको असंवैधानिक या फिर अवैध घोषित किया जा सकता है किसी भी न्यायालय के द्वारा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, इनके द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। और एक बार यदि असंवैधानिक घोषित कर दिया किसी भी कानून को, तो वो कानून चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो उस कानून को लागू नहीं कर सकती। सो दैट्स क्लियर। ओके गाइज, तो ये तो हमने कर लिए सारे के सारे पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस। तो ये तो था गाइज बॉडी पार्ट के बारे में हमने एक एक करके सारे के सारे पॉइंट डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा सिविल स्टडी कैफ़े एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मेन मकसद यही है कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेकर आना, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यदि आपके अंदर है, आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो आप रट्टे फट्टे नहीं मारोगे और आप मेंस में किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको बीट करके आएंगे ही आएंगे, आप यकीन मानिए। यदि आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आप कम से कम 40% क्वेश्चंस या तो उसमें रट्टे फट्टे मार के आएंगे या फिर वो आपसे ठीक से नहीं बनेंगे। ओके, तो सिविल स्टडी कैफ़े का मेन मकसद यही है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लाना आपके अंदर। ठीक है, तो अभी तक हमने बॉडी पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। आप कंक्लूजन में बहुत अच्छा सा लिख सकते हैं, जैसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान और देश के नागरिकों का संरक्षक और गारंटर है ना। वर्तमान में न्यायालयी समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, जुडिशरी में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, चाहे वो रिक्तियों को लेकर हो, काफ़ी सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, है ना। बर्डन जो है काम का वो बहुत ज़्यादा है, जजेस पर काफ़ी ज़्यादा, उनको एक दिन में काफ़ी सारे केसेस की हेयरिंग करनी होती है, जजमेंट देने होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं को हमें दूर करने की भी आवश्यकता है, यानी कि सरकार को इस चीज़ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करके आप एक बैलेंस कंक्लूजन भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपके मार्क्स और लोगों से ज़्यादा अच्छे आएंगे, यानी कि और लोगों से ज़्यादा बेटर आएंगे, और लोगों से ज़्यादा बेटर मार्क्स यदि आपके आते हैं तो आपकी सीट फिक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और सिविल स्टडी कैफ़े प्रोग्राम के माध्यम से आपको यही सब बताया जाता है कि आप और लोगों के कंपैरिजन आप अपने मार्क्स कैसे ज़्यादा लेकर आएँ। तो आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और स्पेशली उन लोगों तक शेयर कीजिए जो सीरियस एस्पिरेंट है एमपीपीएससी के लिए, और जो एमपीपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसको बीट करना चाहते हैं, और वो अपना सिलेक्शन फिक्स करना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।